Next topic, electrostatics of conductors. Here we will be discussing some properties related to conductors. कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज अभी लोग सबसे पहले लेने वाले हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, सपोज दिस इज अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप। अगर ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टर है जीरो। हम शॉर्ट में डायग्राम के फॉर्म में बता देंगे कि आपको जैसे नोट करना वैसे नोट कर लेना। यू कैन राइट डाउन दिस एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a conductor is zero. Next property, net charge inside any conductor is always zero. इसको अभी हम लोगों ने किसी दूसरे तरीके से ये भी बोला था, क्या? चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देंगे तो वो कहां पर पाया जाएगा? सरफेस पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर is present on the surface of the conductor। अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो कहां पर पाया जाएगा? ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर आपको निकालनी है, अगर किसी चार्ज कंडक्टर की वजह से, तो अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये अभी हम लोगों ने बता दिया है। सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज एनी चार्ज कंडक्टर, ये कोई भी चार्ज कंडक्टर है। इसके अंदर इस पी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। लेकिन अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आपको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, देन यू कैन टेक और यू कैन सिलेक्ट अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट P। आप एक गॉसियन सरफेस ले लो, P पॉइंट से पास होता हुआ। नाउ सिंस नो चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड दिस, क्योंकि अभी हम लोगों ने बोला गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करना है तो गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई होगा? अगर आपको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। और गॉस थ्योरम क्या बोलेगा? phi E is equal to अंदर का नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। एंड सिंस वी नो दैट देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अंदर चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर इज प्रेजेंट ऑन दी सरफेस। तो अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है, मतलब फ्लक्स की वैल्यू कितनी? फ्लक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्स इज E डॉट ds, दिस विल बी इक्वल टू 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसमें कितनी? 0 आ जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, electric field due to a charged conductor is always perpendicular to the surface of the conductor. Electric field is always perpendicular to the surface of the conductor. Electric field for a charged conductor कहां पर? आउटर पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ चार्ज कंडक्टर आउटर पॉइंट्स के लिए, या फिर ऑन द सरफेस, और ऑन द सरफेस। आई एम सॉरी, ये हम काट देते हैं।
is perpendicular to the surface. इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हैं, कुछ चार्ज कंडक्टर दिया हुआ है, तो सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये एक ऐसा दिया हुआ है, ये एक ऐसा दिया हुआ है, तो इसमें से अभी हम लोग बोलेंगे दिस इज पॉसिबल बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये वाली भी पॉसिबल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ये भी पॉसिबल है, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कहीं पर बनी हुई है और आपको ये बता दिया जाए कि इनमें से कौन से वाला पॉसिबल है, कौन सा नहीं पॉसिबल, दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट पॉसिबल। एक ये वाली हम लोग मार्क कर दे रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस आल्सो इज नॉट पॉसिबल। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ गिवन चार्ज सरफेस ग्लास कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फिर इसके बाद इसका एक स्पेसिफिक रीजन भी है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप अगर कहीं पर कोई चार्ज कंडक्टर अगर आप ले लें और इसमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है तो क्या होगा? इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। दो कंपोनेंट्स कौन से आ जाएंगे? दिस विल बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट and this will be along the surface, E parallel. So if electric field is not perpendicular, then this will be making some angle with the surface. अगर ये कुछ एंगल बनाएगा सरफेस के साथ तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। दो कंपोनेंट्स कौन से? एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक अलोंग द सरफेस। ये जो अलोंग द सरफेस है ये क्या करेगा? इस चार्ज कंडक्टर के चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी सरफेस पर है, उस सरफेस के ऊपर चार्जेस है और ये मटेरियल क्या है? कंडक्टर है। तो क्या होगा? इसके जो चार्जेस हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से मूव करेंगे और अल्टीमेटली कैसा एडजस्ट करेंगे? सच दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग द सरफेस। अलोंग द सरफेस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहां पर कहने लगे? किसी कंडक्टर में एग्जिस्ट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी एग्जिस्ट कर रही है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा डायरेक्शन है। अब इसमें अगर ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी कंडक्टर में एग्जिस्ट कर रही है, ध्यान से सुनना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस जो है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कहां की तरफ चले जाएंगे? ये ज्यादा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन अगर कंडक्टर के अंदर है तो क्या होगा? ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करेंगे, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाएगी और यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी हो जाएगी। मतलब व्हाट विल हैपन? इफ दिस इज अ कंडक्टर देन दिस electric field inside the conductor will reduce to what? Zero. Electric field will finally exist anywhere. So we say that no component along the surface is possible. No component along the surface is possible. Component कैसा रहेगा electric field का? Electric field will always be perpendicular to the surface. Electric field हमेशा perpendicular to the surface ही मिलेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, और इसके कारण क्या होगा? चार्जेस का मूवमेंट होगा, इसलिए फिर फाइनली ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों ने बोल दी। अब हम लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर जीरो है
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? माइनस dv बाय dr। ये रिलेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो मतलब माइनस dv बाय dr कितना? जीरो। कैलकुलस के हिसाब से डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r अगर जीरो है मतलब v कैसा रहेगा? v कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव कितना? जीरो आता है। तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है? पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं, पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर is constant. Electric field inside a charged conductor is constant and its value is same as the potential on the surface. कहने लगे अंदर के पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। और कितनी होगी? कहते हैं कि जितना सरफेस पर। पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन अभी हम लोग लेते थे उसमें अभी हम लोगों ने ये ही बताया था। सपोज ध्यान से सुनो, सपोज दिस इज एनी चार्ज कंडक्टर। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर बताना तो कैसे बताएंगे? इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर बताना है तो अभी हम लोग ये बोलेंगे दैट यू हैव टू मूव व्हाट? अ 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज कहां से लाओगे? इंफिनिटी से लाओगे। कहां तक लाओगे? ए पॉइंट तक लेकर आओगे। तो ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क आप करोगे दैट वर्क विल बी इक्वल टू पोटेंशियलिटी। Potentiality will be work done in moving a unit positive charge from infinity to point A. पोटेंशियल किसके बराबर आएगा? कहले वर्क के बराबर। तो अगर A पॉइंट का पोटेंशियल बताना है तो आप 1 कूलम चार्ज लाओ इंफिनिटी से कहां तक? A तक। सपोज A पॉइंट तक लाने में 10 जूल ऑफ वर्क इज डन। जस्ट दिस इज जस्ट टेकन एज एन एग्जांपल, आपको समझ में आ जाए वो बात। अब सोचकर देखो वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 1 कूलम चार्ज आप लेकर आ रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम को रिपेल कर रहा है एंड जो वर्क अभी हम लोग करेंगे वो कितना है? 10 जूल। 10 जूल डिवाइडेड बाय द चार्ज विच इज व्हाट? 1। ये पोटेंशियल एट पॉइंट ए आएगा और इसकी वैल्यू अभी हम लोग ने बोल दी 10, सो दिस विल बी 10 वोल्ट्स। बी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा बताओ? अब सोचकर देखो 1 कूलम चार्ज आप ए तक ला रहे थे, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा था, तो ए पॉइंट तक लाने में 10 जूल वर्क करना पड़ा। बी पॉइंट तक लाने में कम वर्क करना पड़ेगा या ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 1 कूलम चार्ज यहां तक लाने में ये इसको रिपेल कर रहा है। 1 कूलम चार्ज बी तक लाओगे ज्यादा रिपेल करेगा। सो वी से दैट पोटेंशियल एट पॉइंट बी will be equal to W infinity B divided by 1 और ये थोड़ा ज्यादा आएगा, सपोज ये 13 जूल्स आ गया। C पॉइंट तक और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। सपोज पोटेंशियल एट पॉइंट C will be equal to work done in moving the charge from infinity to the point C divided by 1 कूलम, ये सपोज 15 जूल आ गया। 1 कूलम चार्ज को आप ये C तक लेकर आ गए, सरफेस तक। अब इसको और अंदर अगर ले जाएंगे तो क्या कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा?
क्योंकि अब हम लोग बोलेंगे अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सारा चार्ज कहां पर है, सरफेस पर है। तो अगर 1 कूलम चार्ज को आप इंफिनिटी से C तक लाओगे, 15 जूल वर्क करना पड़ा। अब आप और अंदर अगर आप ले जाओगे तो 15 जूल यहां तक है, अंदर और एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं। तो बस ये याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या चीज? कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज इक्वल टू potential at any point inside the conductor. चलो अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। ये अलग से एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, मतलब ये जो बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे अभी हम लोगों ने उन्हीं से रिलेटेड एक पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। सपोज दिस इज ए चार्ज कंडक्टर, आर्बिट्ररी शेप है, पॉजिटिवली चार्ज है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज टू बी फाउंड आउट। अंदर वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी? 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। अगर आपको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो क्या करना पड़ेगा? P पॉइंट से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस ले लेंगे। We are selecting a very small cylindrical Gaussian surface. ऐसा कुछ ले लें। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा बेटा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस अभी हम लोगों ने बना ली। ये थोड़ा सा और छोटा ले सकते हैं, और छोटा लेना है, लेकिन तुम लोगों को अच्छे से विजिबिलिटी आ जाए इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा बना है। द डायग्राम इज टू बी ड्रॉन, दिस गॉसियन सरफेस इज टू बी टेकन वेरी स्मॉल। अब सपोज दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या यूज होगा? कहने लगे इसके अंदर कितना चार्ज आएगा? चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब हमने बोला इस सिलेंडर के अंदर कितना हिस्सा आ रहा है, कह लगे जितना साइज सिलेंडर का है उतने साइज का आपको एरिया ऑफ द कंडक्टर आएगा। तो नेट चार्ज कैसे मिलेगा? सिग्मा इनटू क्या? ए। दिस इज द नेट चार्ज। अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अंदर वाला लेफ्ट सरफेस, कर्व सरफेस, और ये वाला। फ्लक्स निकालो इसमें। flux associated with first, second and flux associated with third, तीनों surfaces
इसमें फर्स्ट वाले सरफेस में कितना आएगा फ्लक्स बताओ जरा। 0 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? 0 जीरो क्यों मिलेगा E is 0 फर्स्ट वाले सरफेस पर, और ये वाला ग्रीन वाला जो अंदर का कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का आधा हिस्सा जो अंदर है वहां पर भी फ्लक्स जीरो आएगा, और ये जो लेफ्ट वाला सरफेस है उस पर भी फ्लक्स जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। सो दिस पार्ट रिड्यूसेस टू जीरो। सेकंड सरफेस कौन सा है बेटा? कर्व सरफेस। सेकंड सरफेस इसमें कर्व सरफेस है, और इस कर्व सरफेस पर फ्लक्स की वैल्यू जीरो आएगी। जीरो क्यों आएगी बताओ? इसमें जीरो क्यों होगी? क्योंकि अंदर वाले पॉइंट्स पर, इसका कारण समझना, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर आप छोटा सा एरिया लोगे तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री से। तो सेकंड जो सरफेस है, जो ये जो कर्व सरफेस है, ये वाला, ये इमेजिन करना, यही पेन, इसमें अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी? जीरो है। बाहर वाले हिस्से पर एरिया का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब थर्ड सरफेस पर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना? जीरो। ये आ जाएगा E इंटू ds इंटू cos जीरो थर्ड सरफेस के लिए। E इंटीग्रेशन ऑफ ds, E इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब E इंटू k लिखिए। अब इसको गॉस थ्योरम अप्लाई करें। तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू अंदर का नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, और अंदर का नेट चार्ज फाइव ई की वैल्यू कितनी है? सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो E into A सॉरी ई इंटू ए। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब नेक्स्ट पॉइंट, कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है किसमें? इनफाइनाइट साइज की चार्ज प्लेन, इनफाइनाइट साइज का चार्ज प्लेन अगर है, इसके पास में सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेन है, इसके पास में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। लेकिन अगर कोई सॉलिड चार्ज कंडक्टर अगर है, तो इसके पास में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिंगल चार्ज प्लेन का मतलब क्या है? सपोज इफ यू आर टचिंग अ पेपर, अगर आपने कोई एक चार्ज प्लेन ले लिया, ये प्लेन, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। लेकिन इसकी जगह आप कोई भी शेप ले लीजिए, सपोज इस शेप का भी हम लोगों ने ले लिया, या कोई भी आर्बिट्रेरी शेप, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इसके पास में किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन, ठीक। और एक और जहां पर कंफ्यूजन होता है कि अगर दो चार्ज प्लेन्स ले लिए, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज एक प्लेन है, इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। अगर आपने दो चार्ज प्लेन्स ले लिए, ये अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में,
दो चार्ज प्लेन, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड होकर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आएगा, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो चार्ज प्लेन में भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आता है। कब आता है? जब एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज, दो अगर रखे हुए हैं तो बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आएगी। सिंगल चार्ज प्लेन है तो कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। आर्बिट्ररी शेप का कोई चार्ज कंडक्टर अगर है तो उसके पास में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन कितनी? एप्सिलॉन 0। याद रहे? तो अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो अब कंडक्टर में, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर है, तो क्या क्या चीजें पता चल गई इसके बारे में? चार्ज कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी? 0 रहेगी। और क्या चीज? अंदर नेट चार्ज कितना? 0 आएगा। फिर अंदर के पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एंड पोटेंशियल इनसाइड will be equal to potential on the surface. Potential at any point inside will be equal to potential on the surface. Next one. Electrostatic shielding. Electrostatic shielding. अब ये इसी फैक्ट का भी हम लोग यूज करेंगे टू सेव इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को सेव करने के लिए अभी हम लोग इसी फैक्ट का यूज करते हैं। अब हम लोग ने ये कहा कि किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज अगर दे दें तो चार्ज कहां पर मिलेगा? अंदर मिलेगा कि नहीं? अगर आपने मान लीजिए सपोज किसी के मन में ये आ जाए कि ये सपोज सॉलिड एक कंडक्टर है, इसमें आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया या नेगेटिव चार्ज दे दिया, सपोज यू आर गिविंग नेगेटिव चार्ज, मतलब आपने बहुत सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रख दिए, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करके दूर जाएंगे, तो दूर कहां तक जाएंगे? These will try to move apart, these will try to repel apart, and what will happen? Since this is a conductor, कंडक्टर है तो मतलब कंडक्टर में क्या होता है? चार्जेस आसानी से चल सकते हैं। तो अगर आपने नेगेटिव चार्जेस बीच में भी रख दिए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करके दूर जाने की कोशिश करेंगे और चल भी पाएंगे। They will be able to move inside because this is the diagram for what? A conductor. So what will happen finally? The electrons will be found on the surface. तो अगर आप किसी कंडक्टर को अगर कोई चार्ज दे, it will always be present on the surface of the conductor. ये आज अभी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। Now suppose if you are having this conductor hollow from inside, तो भी अभी हम लोग बोलेंगे nothing will change, no charge can reside inside. यहां पर अंदर तो चार्ज आ ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ज के लिए, चार्ज एग्जिस्ट करने के लिए मास एग्जिस्ट करना जरूरी है। क्या बोल रहे हैं अभी? चार्ज जहां पर भी एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर क्या होगा? मास होगा, लेकिन यहां तो मास ही नहीं है, यहां मटेरियल ही नहीं है, तो यहां तो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो अब अगर इस टाइप की किसी कैविटी में आप कोई एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट रख दें तो वो बहुत सेफ रहेगा। एक्सटर्नल चार्जेस, एक्सटर्नल फील्ड्स, लाइटनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब से बहुत सेफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चार्ज अगर दे दिया कहां पर पाया जाएगा?
सरफेस पर पाया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अंदर एग्जिस्ट कर सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज व्हाट? जीरो। So this particular property which we have discussed in detail in the previous point is useful for ensuring the safety of sensitive instruments. आप क्या करते हो? कंडक्टर लिया, उसमें कैविटी ले ली, कैविटी में आपको सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को रख दो, वो सेफ हो जाएगा, कंप्लीटली सेफ हो जाएगा। तो अभी हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी चार्ज अगर आप दे रहे हो, बहुत एक्सेसिव चार्ज दे रहे हो, तो कहाँ पर पाया जाएगा? सरफेस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ पर पाई जाएगी? ओनली ऑन द सरफेस। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट अभी नोट करो। Next, the second part. Capacitance. इसमें एक टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, दैट विल बी डिस्कसिंग आफ्टर कंप्लीटिंग कैपेसिटर्स। क्योंकि हम लोग कैपेसिटर्स में जो पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ चीजें पढ़ने के बाद फिर तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन द एंड। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर्स जो हैं ये एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू स्टोर व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Yeah, this is a device which is used to store charges. इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्जेस को स्टोर करने के काम आता है। A simple analogy, मतलब बहुत सारी चीजें अभी हम बोलते हैं कंपैरिजन से क्लियर होगी। We can compare this to what? A tank. हम लोग इसको टैंक से कंपेयर कर सकते हैं, which is used to store water. So water can be compared to what? The charges. वाटर को भी आप इससे पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप पानी इसमें फिल कर रहे हैं, पानी अगर आप इंक्रीज कर रहे हो मतलब चार्जेस इंक्रीज कर रहे हैं, पानी अगर आप इंक्रीज कर रहे हो मतलब चार्जेस इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या होगा? लेवल ऑफ वाटर और व्हाट? द पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो दूसरी एनालॉजी क्या होगी? दूसरा कंपैरिजन कि लेवल ऑफ वाटर विल बी कंपेयर्ड टू व्हाट? द पोटेंशियल। अगर आप पानी किसी टैंक में बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लेवल भी इंक्रीज होगा। तो ऐसा ही अभी हम क्या बोलते हैं? इफ यू आर इंक्रीजिंग द चार्जेस अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। और चार्ज बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है मतलब अभी लोग बोलेंगे Q is directly proportional to V. Q is directly proportional to V. और Q और V का जो रेशियो है this is constant and this constant is C. C is called the capacitance. C को हम क्या कैपेसिटेंस बोलते हैं। एंड कैपेसिटेंस जो है दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज अगर आप बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ये तो बता दिया कि आपने पानी बढ़ा दिया, पानी अगर ज्यादा बढ़ाएंगे, सपोज इफ यू आर फिलिंग 2 buckets of water, there will be some level,
If you are filling 4 buckets, level will increase. If you are putting 4 more buckets of water, level will still increase further. But the capacity of the tank will not depend on the level of water which you are actually storing. आपने आपके घर में सपोज 750 लीटर्स का टैंक लगा हुआ है, अब उसमें 2 बकेट पानी है या 4 बकेट है, या if you are having 10 buckets of water, if you are having 20 buckets of water, this will never change. आपके घर के पानी का टैंक जो है वो कितने का 750 लीटर. This may be having a size of 1000 liters अगर टैंक दूसरा है. So we say that the capacitance does not depend on what? Does not depend on actually how much charge is stored on the conductor. आपने कितना चार्ज स्टोर किया, उसका कितना लेवल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. चार्ज बढ़ाओगे तो लेवल भी बढ़ेगा. किसी के मन में ऐसा कुछ आ सकता है. सिंपल मैथमेटिक्स अगर यूज करोगे, कहने के क्यू बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, एस ही बढ़ जाएगा. बढ़ेगा क्या? चार्ज को बढ़ाने पर इसको देख के तो लग रहा है, इसको देख के लग रहा है कि क्यू अगर आप बढ़ाओगे तो क्यू ज्यादा करोगे तो सी बढ़ जाएगा. कहने नहीं बढ़ता. कैपेसिटेंस डज नॉट चेंज बिकॉज व्हाट हैपेंस, अगर आप चार्ज बढ़ाओगे मतलब पानी बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये लेवल भी बढ़ जाएगा. ये लिखा हुआ है. चार्ज अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, लेवल भी इंक्रीज होगा. चार्ज बढ़ाने पर लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा. इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं. एंड दिस कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट, द ज्योमेट्री. बेसिकली अभी हम लोग सिर्फ इतना बोल रहे हैं, आगे और भी फैक्टर्स हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सी विल डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री. मतलब टैंक का एरिया कितना है, ठीक है, टैंक का साइज क्या है, इन सब के ऊपर ये डिपेंड करेगा सी. ठीक है. तो सी डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच चार्ज यू आर स्टोरिंग एंड व्हाट इज द पोटेंशियल. बस इतना ये याद रखना कि ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस, बट Q और V का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. और इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं. 1 कूलम 1 वोल्ट, this will be 1 farad. Capacitance is said to be 1 farad. 1 farad कब कहलाएगा? When will the capacitance said to be 1 farad? 1 farad कब बोलेंगे? When on giving 1 coulomb of charge, the potential increases by 1 volt. अगर आपने 1 कूलम चार्ज दे दिया तो पोटेंशियल कितना, 1 वोल्ट अगर बढ़ जाए. डायमेंशनल फार्मूला लिखा था इसका कितना है, दैट टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला. Q डिवाइडेड बाय V. Q को I into T लिख सकते हैं. पोटेंशियल को वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ऐसा कुछ लिखेंगे. IT चार्ज को ऊपर ट्रांसफर कर दिया. पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा है V इज व्हाट, W डिवाइडेड बाय Q. सॉल्व कर लो इसको.
अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर में अभी हम लोग क्या लेंगे, टू सिमिलर शेप्ड कंडक्टर्स रहेंगे, एक जैसे शेप के कंडक्टर्स रहेंगे। ये थोड़ा सा और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी कैपेसिटर अगर फॉर्म करना है, यू बी हैविंग टू सिमिलर शेप्ड कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर टू ईच अदर। वन ऑफ दीज विल बी गिवन अ पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर विल बी गिवन एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक को आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और एक को, दूसरे को अभी आपने कितना इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस दिया, and this will be termed as the positive plate and this will be termed as the negative plate. V will be the potential difference between the two plates and Q will be the charge on the positive plate, मतलब net charge नहीं बोल देना, this will be what charge on the positive plate and capacitance will be what Q divided by V। ये तरीका रहेगा सभी जगह, जो कुछ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के कैपेसिटेंसेस निकालेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जैसा कि हमने इसमें बोला था कि आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, वन ऑफ दीज इज गिवन positive charge and other one is given equal amount of negative charge plus sigma and minus sigma। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, जब हमने डिस्कस किया है प्रीवियस टॉपिक्स में। अब इसमें this is given positive charge, this is given negative charge, the distance between the two plates is d, electric field इस पॉइंट पर कितनी जीरो आएगी as we have discussed earlier। क्यों? क्योंकि इधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव लेफ्ट की तरफ एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव राइट की तरफ, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो आउटसाइड द प्लेट्स, between the plates electric field away from the positive and towards the negative, दोनों एक ही डायरेक्शन रहेंगे। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी sigma upon epsilon। Potential difference between the two plates V will be equal to E into T। E की वैल्यू कितनी है, sigma upon epsilon 0 into T, और इसमें C अगर आपको निकालना, C will be equal to Q divided by V। कैलकुलेशंस करो। V की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू डी। सिग्मा क्या है,
Q by चार्ज अपॉन एरिया Q डिवाइडेड बाई A, तो C की वैल्यू Q अपॉन Q बाई A एप्सिलॉन 0 इंटू D, Q और Q कटेगा, तो C will be equal to एप्सिलॉन 0 A by D. तो अभी हम लोग ने जैसा बोला था C कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कहने लगा दिस विल डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री। किसके ऊपर? ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। और ज्योमेट्री में भी क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड द सेपरेशन। अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना, कैपेसिटेंस का फिजिकल मीनिंग क्या है कि this will give us an idea about the amount or sorry the capacity to hold charges। अगर C किसी कैपेसिटर का ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा चार्जेस को स्टोर कर सकता है, और C किसी अरेंजमेंट का अगर कम है, मतलब वो कम अमाउंट ऑफ चार्जेस को स्टोर कर सकता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दिस विल डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द प्लेट्स। इसका मतलब क्या है? अगर आपको ज्यादा चार्जेस होल्ड करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको एरिया ज्यादा लेना पड़ेगा। और डी के बारे में क्या बोल सकते हैं? डी को अभी लोग कम कर सकते हैं। अगर आप डी को कम करोगे तो क्या होगा? कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इसमें हम लोग एक जस्ट टू हैव एन आइडिया अबाउट द वैल्यू ऑफ 1 फैराड, एक क्वेश्चन इसमें लिख लेते हैं। कैलकुलेट द साइज ऑफ the plates for a parallel plate capacitor of capacitance 1 farad। अगर मैंने कैपेसिटेंस 1 फैराड ले लिया और सेपरेशन सपोज D की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो साइज ऑफ द प्लेट्स कितना आएगा वो निकालने की कोशिश करें। C की वैल्यू कितनी होगी? एप्सिलॉन 0 A by D है, ये 1 फैराड है, ये एप्सिलॉन 0 है। एरिया D कितना है? 1/100। 100 एप्सिलॉन 0 A, A की वैल्यू 1/100 एप्सिलॉन 0। अब देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस करते समय दिमाग का यूज करना है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अगर आप रखोगे कितनी? 8.86, तो डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो व्हाट यू कैन डू, 4 पाई से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि अभी आप इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आई एम सॉरी, इसको भी इंक्लूड करो। इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हैं? 9 into 10 to the power 9 into 4 पाई डिवाइडेड बाय क्या? 100। सॉल्व करोगे कितना आएगा? 9 into 10 to the power 7 into अब अप्रोक्सीमेटली ध्यान से सुनना, 4 3 12, 12 को अभी लोग 10 मान लें तो ये कितना आ जाएगा? 9 into 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर। कितना? 9 into 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया ऑफ द प्लेट चाहिए पड़ेगा। अच्छे सुनना, इतना एरिया ये कम है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा। अब अगर हम लोग स्क्वायर प्लेट भी अगर मान लें, थोड़ा सा और इसके साथ खेल लेते हैं। 9 into 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर है,
अगर अपन ने इसको क्या मान लिया स्क्वायर प्लेट, तो स्क्वायर प्लेट का एरिया क्या होता है x स्क्वायर। ये कितना है, कहने लगे 9 into 10 to the power 6 यानी 3 into 10 to the power 3000 होल स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 3000 अप्रॉक्सीमेटली। तो हम लोग इसमें ये बोलेंगे दैट दिस इज टू लार्ज एन एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, और इसलिए अभी हम बोलते हैं कि 1 फैराड जो है दिस इज अ वेरी वेरी लार्ज यूनिट। तो अभी हम लोग माइक्रो फैराड्स इसकी जगह यूज कर लेते हैं, कई बार हम लोग माइक्रो फैराड्स यूज करते हैं या पिको फैराड्स यूज करते हैं। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे कल।